तो वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और मेरा नाम प्रियंका है। मैंने कहीं पर अभी देखा बच्चे कह रहे हैं RW पे हमें राधिका मैम पढ़ाती है। प्रियंका है मेरा नेम। तो आज हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू करना है, दैट इज़ इंटरनेट। ओके, इंटरनेट पढ़ेंगे आज हम लोग। और इंटरनेट का क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और काफ़ी हद तक आपको आता भी है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इंटरनेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लोग हमें पहले कहते थे कि भाई अगर तीन मूलभूत चीज़ों की अगर हम बात करें, आई होप सबने ज्वाइन कर लिया है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हसीन अलवी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। तो जब हम लोग पहले बात करते थे ना, तो पहले मूवीज़ में भी आपने देखा था, अच्छा मूलभूत चीज़ों की बात की जा रही है तो कहते थे रोटी कपड़ा मकान, यही हमारी आज की मूलभूत चीज़ें हैं। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, तब आज हम अगर मूलभूत चीज़ों की बात करते हैं तो उसके अंदर इंटरनेट भी जुड़ गया है। तो वन ऑफ द पार्ट इज़ इंटरनेट। तो अगर हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंटरनेट के बिना हमारी ज़िंदगी है, तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है ना। कि अगर हमें फ़ोन की ज़रूरत भी क्यों है, फ़ोन का लालच भी क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट है। अगर उसमें इंटरनेट नहीं चलता है तो फ़ोन हमारे किसी काम का नहीं है एक्चुअल में। अगर हम कहें तो हम ऐसे कहें तो हमारी बहुत एडिक्टेड है हम फ़ोन को लेकर। मैं अपनी ही बात करूँ तो भाई मेरी रात भी फ़ोन के साथ होती है और सुबह भी। कि मतलब मैं फ़ोन मेरा इस तरीके से, वैसे इतना एडिक्शन किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत बुरी चीज़ है ये। मुझे डेफिनेटली एडिक्शन है इस तरीके की, और शायद आप में से भी कुछ को हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी हमें। कि मेरी आँख भी बंद होती है तो मैं फ़ोन देख के ही सोती हूँ, और जब सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं फ़ोन ही देखती हूँ। तो शायद ऐसा आप लोगों के साथ भी हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में ये गलत है, ये तो मैं साफ साफ ये बात कहती हूँ, लेकिन स्टिल। और इसका मेन रीज़न यही है कि इंटरनेट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना, हमारा मन बड़ा चंचल है, तो बस वही मन चंचल वाला ही बात है। इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जुड़ सकते हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से नज़दीक आ रखी है। तो इसी हिसाब से अगर हम इंटरनेट की बात करें कि इंटरनेट है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट इज द बाप, इंटरनेट इज द फादर ऑफ ऑल नेटवर्क्स। सभी नेटवर्क्स का बाप है इंटरनेट। तो इसीलिए हम इंटरनेट की डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या हम ऐसा कह सकते हैं इसे कि ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, या क्या कह सकते हैं? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। लेकिन ये पब्लिक है। पब्लिक का कहने का मतलब ये है कि भाई लोग रिचार्ज कराते हैं और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसका बुरा भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग हम जैसे हैं जो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, कि हम लोग उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग फिलहाल जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट के बिना तो हम लोग आपस में जुड़े भी नहीं होते, है ना। तो इसीलिए इंटरनेट की जब हम बात करें तो इट इज़ पब्लिक। यानी मैंने रिचार्ज कराया है तो मैं अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करूंगी, ऐसा। तो ये क्या है? पब्लिक है।
मुझे अच्छा इस्तेमाल करना है, मुझे बुरा इस्तेमाल करना है, मैं कर सकती हूँ। इसके बाद बात आती है कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, इंटरनेट का पिता कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट है विंडसर्फ। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंडसर्फ। इसके बाद बात आती है कि पहला नेटवर्क कब आया था, पहला नेटवर्क कौन सा था। तो फर्स्ट नेटवर्क का नाम है आरपानेट। आरपानेट। अब आरपानेट का फुल फॉर्म क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ से, ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखवाती चली जा रही हूँ। आरपानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद www का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद HTTP, ये तो हम नेटवर्किंग में पढ़ते हुए आए हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन दोनों का फाउंडर कौन है, इन दोनों के फाउंडर का नाम है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये फाउंडर है इन दोनों का। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट तो हमने पढ़ लिया कि भाई पब्लिक है, तो इंट्रानेट क्या है। इंट्रानेट होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क। जैसे मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मेरी मर्जी कैसे, मेरी मर्जी है मैं तो उसको 400 रुपये पर मंथ वाला रिचार्ज कराऊंगी। मेरी मर्जी है मैं उसको 3 महीने का रिचार्ज कराऊंगी 3000 वाला, या मैं 700 रुपये पर मंथ वाला रिचार्ज कराऊंगी, मेरी मर्जी है। और मेरी इस बंदे से लड़ाई हो रखी है, मैं इसको मेरे वाईफाई का पासवर्ड नहीं दूंगी, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो जो वाईफाई सेटअप है वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, दैट इज इंट्रानेट। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंट्रानेट। ठीक है, इसी तरीके से टर्म आती है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट 3 टर्म्स है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, देखो हमारे पास 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी का नाम है HP, एक कंपनी का नाम है डेल। ये 2 कंपनीज हैं हमारे पास, एक HP और एक डेल। हमारे पास 2 कंपनी है, एक HP और एक डेल। तो इन दोनों कंपनी के पास हम अपने अपने नेटवर्क्स हैं, इन दोनों कंपनीज के पास अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं, ये किसी के साथ बांट नहीं रहे। ना HP कंपनी अपना प्रोजेक्ट डेल के साथ बांट रही है और ना ही डेल HP को बांट रही है। ठीक है, तो इनके पास अपने खुद के नेटवर्क्स हैं, यानी अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिलहाल ये दोनों एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, खुद से अपना काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रानेट का आता है कि भाई ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क हैं, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे। अब एक कॉमन सा प्रोजेक्ट आता है, उस पर ये दोनों काम करने के लिए आ जाते हैं, दोनों रजामंद हो जाते हैं कि इस कॉमन प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस कॉमन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ये अपनी सारी डिटेल्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये सिर्फ वो पर्टिकुलर डिटेल्स शेयर करेंगे जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए, सारी नहीं करेंगे। तो यानी ये प्राइवेट नेटवर्क था, प्राइवेट नेटवर्क था, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगाई, कंट्रोल। तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क है, ये दोनों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये साथ आ रही हैं। साथ किसके लिए आ रही हैं,
सिर्फ एक कॉमन प्रोजेक्ट के लिए आ रही हैं। जितनी डिटेल्स चाहिए सिर्फ उतनी शेयर होंगी, बाकी शेयर नहीं होंगी। ठीक है जी। हिंदी वाले इतनी जल्दी घबराया मत करो। ये लो हिंदी में, अभी तो मैं सिर्फ लिखवाती हूँ, इतना टाइम हो गया हमें जुड़े हुए, तो समझ जाया करो बात कि मैम हिंदी में भी प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क है जो दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर डिवाइस और सर्वर को जोड़ता है। इसकी एसेसिबिलिटी कहाँ होनी है? तो नेटवर्क कनेक्शन वाले सभी लोगों के लिए खुला है, जिसको इस्तेमाल करना है वो करे, जैसा रिचार्ज है रिचार्ज करवाओ और इस्तेमाल करो। तो इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है? दुनिया भर को, पूरी दुनिया को इसने जोड़ रखा है एक साथ। इसके बाद इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट का एक कंट्रोल्ड एक्सटेंशन है जो सप्लायर, क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर जैसे बाहरी स्टेक होल्डर को कुछ इंटरनल रिसोर्स एक्सेस करने की सुविधा देता है। यानी कंट्रोलिंग है, जिसको जितना चाहिए, अगर मुझे ओके लग रहा है तो मैं कहूंगी अच्छा इस्तेमाल कर लो, इस तरीके से। नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट और टू बी नोटेड है कि इंटरनेट जो है वो दो शब्दों से मिलाकर बना है। इंटरनेट टू वर्ड्स को मिलाकर बना है, और वो दो शब्द कौन से हैं? एक इंटरकनेक्शन और दूसरा है नेटवर्क। इंटरकनेक्शन प्लस नेटवर्क, इन दो शब्दों को मिलाकर इसे बनाया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, पढ़िए जरा और आंसर बताइए। कौन से दो शब्दों से मिलकर इंटरनेट बना है? कहाँ? कल मैं छुट्टी पे थी इसलिए कल मैंने क्लास नहीं ली थी। इंटरनेट कौन से दो शब्दों को मिलाकर बना है? इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। बच्चों तुम तो, कुछ बच्चे तो सेटिस्फाई हो जाते, कुछ नहीं होते, कुछ का कमेंट आया हुआ था यहाँ पे मैम हिंदी में। नेक्स्ट बात आती है पैकेट्स। तो नेटवर्किंग में हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ी थी कि हमारा जो मैसेज है, हमारी जो फाइल है, वो किस फॉर्म में जाती है? पैकेट्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और पैकेट्स कौन सी लेयर पे बनते थे? नेटवर्क लेयर पे बनते थे। ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। ओके। अच्छा, एक बात बताना, मेरा नाम क्या है प्लीज बताओ जरा। मुझे ऐसे लगा मैं इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता है। मैंने कहीं पर एक बच्चे का कमेंट देखा है और उसने ये कहा कि मैं RWA पे पढ़ रहा हूँ, मैम ने हमें बड़ा अच्छा पढ़ाया और हमने सारे क्वेश्चन करेक्ट किए, लेकिन हमारी राधिका मैम, तो मुझे ज़रा बताओ कि मेरा नाम क्या है और तुम लोगों को मेरा नाम पता है या नहीं पता है? तो मेरा नाम प्रियंका है प्लीज़। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जान लो। कंप्यूटर वाली मैम भी ओके है, बट मेरा नाम इज प्रियंका, नॉट राधिका, जिसको भी नहीं पता है। अब तो पता चल गया होगा, इतने टाइम से तुम मेरे साथ जुड़े हो, एटलीस्ट तुम्हें मेरा नाम तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट, तो पैकेट्स क्या हुआ? इंटरनेट पर भेजा गया डाटा। तो इंटरनेट पर जो हम डाटा भेजते हैं उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। ओके, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंटरनेट पर भेजा गया डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? पैकेट्स। हर पैकेट में डेटा का एक हिस्सा होता है, यह जानकारी होती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये अगर आपका एक डेटा पैकेट है तो इस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है। ये सब हमने नेटवर्किंग में पढ़ा था। तो यानी हर पैकेट में डेटा का एक हिस्सा होता है और यह जानकारी होती है कि वो कहाँ जा रहा है। पैकेट राउटर और स्विच जैसे डिवाइसों से गुजरते हैं। तो राउटर और स्विच जैसे डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पैकेट्स। इसके बाद बात आती है कुकीज। आप कुकीज को लेकर ये मत सोचना कि कुकीज आर द बिस्किट वाली कुकीज।
नहीं, कल कल क्लास के लिए तो मैंने आपको बताया भी था। देखो, कई बच्चों को मेरा पूरा नाम भी पता है, प्रियंका वशिष्ठ, और कईयों को नाम ही नहीं पता, अभी भी लिख रहे हैं मैम हमें नाम नहीं पता। चलिए सुनिए। हाँ, कल का तो मैंने वैसे आपको इन्फॉर्म किया था, मैं मोस्टली इन्फॉर्म करती हूँ कि कल मैं छुट्टी पर होंगी। थी, मैं कल छुट्टी पर थी, होंगी नहीं आगे, कल थी। बस छुट्टी मैं कम ही लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ मैं छुट्टी। ये ठीक था अमित, क्रोम की हिस्ट्री को हम कुकी कहते हैं, बहुत सही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ओके, और वो सुनो, कुकीज क्या होती हैं। देखो, कुकीज, अगर कुकीज का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे लिखा होगा, दे आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, ये लिखा होगा, दे आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, पहला पॉइंट तो यही लिखा होगा। और दूसरा पॉइंट लिखा होगा कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब जैसे लिखा हुआ है कि इट ट्रैक यूजर एक्टिविटीज, इट ट्रैक यूजर एक्टिविटीज। पहले तो तुम लोग एग्जाम्पल सुनो, कुकीज तुम लोगों ने देखे होंगे, जब तुम अपना पीसीवी से नेटवेट चलाते हो इधर उधर, तो बीच में कुछ ना पॉपअप्स खुलकर आते हैं जिसमें लिखा होता है कुकीज अलाउ करने के लिए दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, ओके या कैंसिल। अगर तुम ओके कर देते हो तो जो भी तुमने काम किया वो सब रिकॉर्ड होता है, और जिसने वो कुकी बनाया है उसके पास जाता है। तो यानी अगर मैं नेट बैंकिंग चला रही हूँ और मैंने कुकीज का एक पॉपअप खुलकर आया और मैंने ओके कर दिया, तो उसने बैकग्राउंड में मेरा आईडी और पासवर्ड सब चुरा लिया। तो इस तरीके से ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये होगी, और दूसरी में क्या होगा कि ये ट्रैक करते हैं यूजर की एक्टिविटीज को। ओके, तो ये होती है कुकीज, जो भी काम करोगे उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पर पढ़ो, कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें, मतलब की पॉइंट आपको यही मिलेगा कि ये छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो यूजर के कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर से स्टोर होती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टोर कौन करता है कुकीज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें यूजर की पसंद, लॉगिन सेशन और ब्राउजिंग एक्टिविटी के बारे में जानकारी याद रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके जी। और अगर हम उसको ब्लॉक, कभी कभी तो हम सेटिंग्स में ही जाकर ब्लॉक कुकीज कर देते हैं, तो कुकीज ब्लॉक ही हो जाती है, आती नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल भी होती हैं। इनके टाइप्स भी हैं, अभी इनके टाइप्स भी करते हैं। एक तो पॉइंट लिखो, कुकीज एंड इन कंप्यूटर आर मैनेज्ड बाय, ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। कुकीज आर मैनेज्ड बाय वेब ब्राउजर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कुकीज को कौन कौन मैनेज करता है, तो वेब ब्राउजर करता है, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। एक है कुकीज आर सेंट बाय, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुकीज आर क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय, तो कुकीज आर क्रिएटेड बाय वेब सर्वर, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि कुकीज को कौन क्रिएट करता है, वेब सर्वर करते हैं। और सेंड कौन करता है, इसको कुकीज आर मैनेज्ड, या यहाँ पे सेंड भी लिख लो, सेंड एंड मैनेज्ड, दोनों लिख लो, सेंड एंड मैनेज्ड बाय वेब ब्राउजर, और कुकीज आर क्रिएटेड बाय वेब सर्वर। ये कुछ कुकीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं कुकीज के डिफरेंट टाइप, लेकिन उससे पहले हम कुछ और पॉइंट्स करेंगे, फिर मैं आऊंगी उस पर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पहले वीओआईपी की। वीओआईपी क्या टर्म है, क्योंकि कुकीज के जो टाइप्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो थोड़ी इजी इजी चीज़ें कवर कर लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे। वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ये इसका फुल फॉर्म है। तो वीओआईपी का क्या मतलब है? वॉइस कॉल्स थ्रू इंटरनेट। तो वॉइस कॉल्स थ्रू इंटरनेट कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। वॉइस कॉल्स थ्रू इंटरनेट जैसे व्हाट्सएप है, स्काइप है, वो एग्जाम्पल किसके आते हैं? वीओआईपी के। जब आप लोग वॉइस कॉल्स करते हो इंटरनेट के जरिए, दैट इज वीओआईपी। जैसे व्हाट्सएप हो गया और स्काइप हो गया, मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको इसके वीओआईपी के। इसके बाद है वीपीएन। वीपीएन क्या है? वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस बार हम ना थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम सिलेबस को खींचें, क्योंकि आगे 2 दिन छुट्टी भी होगी हमारी, होली की भी, और तुम लोग भी नहीं चाहोगे कि हम होली पे पढ़ें, है ना। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को हम थोड़ा सा सिलेबस खींचते हैं अपना। ओके, तो मैं कोशिश कर रही हूँ पूरे तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करूँ, हम लोग सैटरडे और संडे को थोड़ी सी बड़ी क्लासेस रख लें ताकि कुछ हद तक हमारा सिलेबस आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए। तो वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन के जरिए क्या होता है? आईपी एड्रेस को बदला जाता है और छुपाया जाता है। बदला और छुपाया जा सकता है। और छुपाया जा सकता है। और सिर्फ वीपीएन से नहीं, और भी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं। तो आईपी एड्रेस को बदला जा सकता है, लेकिन किसके जरिए? किसके जरिए बदलते हो? पहला है वीपीएन के जरिए बदलते हो, दूसरा होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर के जरिए हम बदल सकते हैं। तीसरा होता है टॉर ब्राउजर, जो इलीगल है पूरी तरीके से, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डार्क वेब में। तभी डार्क वेब में आईपी एड्रेस छुप जाते हैं और लोग ढूंढ ही नहीं पाते जब हम डार्क वेब में काम करते हैं। ठीक है, तो टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल डार्क वेब में किया जाता है और उसमें आईपी एड्रेस होता ही नहीं है, तो हम पकड़ ही नहीं पाते किसी को भी। टॉर ब्राउजर, जिसको हम अनियन सर्विसेज भी कहते हैं। और इसको अनियन सर्विसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका ओ है ना, ओ में सिंबल बना हुआ है आधा कटा हुआ प्याज, इसीलिए अनियन सर्विसेज उसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात आती है यूआरएल की। यूआरएल क्या है? यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या काम करता है? देखो, इसके फुल फॉर्म से ही इसका काम पता लग जाता है। यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी को लोकेट कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। तो किसी को कैसे ढूंढते हो? कोई गुम हो गया, ठीक है, किसी कोई गुम हो गया, सब समझो। हाँ, ये सही कहा अनूप तिवारी जी कि कुछ जगह विदाउट परमिशन कुकीज सेव हो जाती है। यस, दिस इज करेक्ट। अभी जब मैं टाइप्स कराऊंगी उसमें ये पता चलेगा। सुनिए अब, तो लोकेटर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को लोकेट करता है। लोकेट मतलब किसी चीज को ढूंढता है। जब हम यूआरएल की बात कर रहे हैं तो यूआरएल कहां पर होता है? इंटरनेट पर होता है यूआरएल। तो यानी किसी चीज को ढूंढ रहे हो तो वो चीज क्या होगी? वो होगा कोई वेब पेज जिसको आप ढूंढ रहे होगे। और वेब पेज कहाँ होता है? इंटरनेट पर होता है। ठीक है, तो किसी भी वेब पेज को इंटरनेट पर कैसे ढूंढोगे? अगर कोई बंदा गुम हो जाता है तो उसको कैसे ढूंढा जाता है? उसके रास्ते पर चलकर, उसके रास्ते पर चलकर हम उस बंदे को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यानी लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है? ये डिफाइन करता है पाथ या एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर वो वेब पेज कहां पड़ा है वो बताता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, URI जो है वो किससे बना है? URN प्लस URL से। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब कभी कभी ना एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। उन्होंने पूछ लिया बताओ URI का क्या काम है, ये पूछ लिया। तुम कहोगे मैम URL पढ़ाया था, URI तो बताया ही नहीं था।
तो जो यूआरएल का काम है वही यूआरआई का काम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये भी क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा पाथ या एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज ऑन द इंटरनेट। तो इसीलिए ये अलग अलग नहीं है, एक ही मान के चलो। इसमें यूआरआई मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आई यानी आइडेंटिफायर, और इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स एन यानी नेम, और यूआर तो है ही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जागृत ये सब बात करने का समय नहीं है, किसी दिन आराम से बैठोगे तब बात करेंगे इस बारे में। कभी मिलेंगे हम, कभी सम्मान समारोह में आप आओगे, फिर बात करेंगे इन चीजों के बारे में। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आईएसपी। क्या होता है आईएसपी? इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करते हैं वो आईएसपी है। कौन है आईएसपी? फिर जियो, वीआई, एयरटेल, ये कंपनीज जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं वो आईएसपी कहलाती हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या आता है इसका? जियो, एयरटेल, वीआई, ये एग्जाम्पल है। अब बात आती है इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट आईएसपी कौन सा था? इंडियाज फर्स्ट आईएसपी कौन था? तो मुझे पक्का पता है, तुम कहोगे मैम बीएसएनएल था, लेकिन बीएसएनएल नहीं था। और तुम्हारे दिमाग में पहली बात यही आई होगी जब मैं पूछ रही हूँ कि इंडिया का पहला आईएसपी कौन सा था, तुम यही सोच रहे होगे मैम बीएसएनएल होगा। बीएसएनएल नहीं है, दैट इज वीएसएनएल, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके जी, गुड। बीएसएनएल देने वाले बहुत अच्छे हैं बच्चे जिन्होंने आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए, अब हम पढ़ ही लेते हैं कुकीज के क्या टाइप हैं। तो पहले देखिए, पहला कुकी का टाइप है सेशन कुकीज। सेशन कुकीज क्या होती है? सेशन कुकीज क्या है? ये ना टेम्पररी कुकीज है, इनको हम टेम्पररी कुकीज कहते हैं। दैट हेल्प वेबसाइट रिमेंबर योर एक्शंस ड्यूरिंग अ सिंगल विजिट। देखो, सेशन कुकी जैसा नाम वैसा काम, एक सेशन के लिए चलेगा ये। जैसे मैंने लॉगिन किया तो वो रिमेंबर पासवर्ड वाला कहता है ना, तो जब तक मेरा सेशन है तब तक मेरा पासवर्ड और आईडी रिमेंबर रखा गया, ये चीज। मैंने वीएसएनएल ही लिखा है ना? अच्छा, वीएसएनएल लिखने में गलती हो गई थी, वीएसएनएल है। हाँ जी, आगे सुनिए। तो ये क्या है? ये एक तरीके की टेम्पररी कुकीज हैं। दैट हेल्प वेबसाइट रिमेंबर योर एक्शन ड्यूरिंग अ सिंगल विजिट। एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ये चीजों को याद रखता है या सेव रखता है। ओके, तो ये टेम्पररी कुकीज होती हैं जो वेबसाइट को एक बार विजिट करने पर आपके एक्शन याद रखने में मदद करती है, जैसे कि आपके शॉपिंग कार्ट में आइटम या फॉर्म इनपुट। इस तरीके से जब आप अपना ब्राउजर बंद करते हैं तो ये डिलीट हो जाती हैं, जैसे ही ब्राउजर बंद होगा तो ये डिलीट हो जाएगी। ओके, इसीलिए आपके साइट छोड़ने के बाद ये जानकारी स्टोर नहीं करती है। तो अच्छी है ये, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन के लिए काम करेगी, और जैसे ही मैं सेशन क्लोज करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, और ये कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करती है। ये होती है सेशन कुकीज। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट कुकीज। परसिस्टेंट कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज क्या होती है? कुकीज दैट स्टे ऑन योर डिवाइस फॉर अ सेट पीरियड और अंटिल यू मैन्युअली डिलीट देम। तो मतलब ये एक सेशन के लिए रहती हैं, तब तक रहती हैं जब तक आप इन्हें खुद से डिलीट नहीं करते हो। मैन्युअली डिलीट का मतलब होता है जब तक आप उसे खुद से डिलीट नहीं कर रहे। तो आपकी प्रेफरेंसेस को ये रिमेंबर रखती है। जैसे आप हमेशा ही इंग्लिश प्रेफर करते हो, तो आपके फोन में हमेशा इंग्लिश में ही आएगा। अब गूगल अगर आप हमारे पेरेंट्स का देखो तो उसमें गूगल जो है मोस्टली वो हिंदी में ही फाइंड आउट करके देता है, कभी कभी इंग्लिश में देता होगा।
जैसे मेरे फ़ोन में अगर मैं ढूंढना चाहूँगी तो मुझे इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर मैं ज़्यादा हिंदी में सर्च करूँगी तो मेरे फ़ोन में मुझे हिंदी में सर्च दिखेंगी, लाइक दिस। जागृत, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि तुम इस तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछो कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकीज एंड कैशे। कैशे इज अ मेमोरी और कुकी इज द टर्म इन इंटरनेट। तो दोनों बातें बहुत अलग अलग डिफरेंस है इनमें। तो जैसे ये काम कर रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कुकीज कैसी हैं। वैसे तो हमें तो कुछ नहीं पता चलता है, हमें तो वायरस भी नहीं पता चलता किसने अटैक किया है। सुनो अब, कुकीज जो आपके डिवाइस पर एक तय समय तक या जब तक आप उन्हें मैनुअल रूप से डिलीट नहीं कर देते तब तक रहती हैं। ये आपकी पसंद जैसे लॉगिन डिटेल्स या भाषा सेटिंग याद रखती है, और ये वेबसाइटों को आपको पहचानने और भविष्य में विजिट करने पर आपकी सेटिंग याद रखने में मदद करती है, जिससे आपका अनुभव ठीक रहता है। बाकी हमें ये वाला पॉइंट ही बहुत है, ये ना भी लिखें तो भी चलेगा। दिस इज सफिशिएंट कि एक ये कुकीज जो आपके डिवाइस पर एक तय समय के लिए है या जब तक आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करते तब तक है, उसको परसिस्टेंट कुकीज कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट पार्टी कुकीज। जब फर्स्ट पार्टी कुकीज कहते हैं तो वो अच्छी है, खराब नहीं है। जिस वेबसाइट पर हम काम कर रहे हैं उसी ने उसको बनाया है, ठीक है। क्रिएटेड एंड स्टोर्ड बाय द वेबसाइट यू आर करेंटली विजिटिंग। तो आप जिस वेबसाइट पर अभी जा रहे हैं वह उन्हें बनाती है और स्टोर करती है। ये लॉगिन स्टेटस, साइट प्रेफरेंस और आपके कार्ट में आइटम जैसी जानकारी स्टोर करता है। तो यानी जिस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हो वही आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी हिस्ट्री को स्टोर कर रहा है। ये सिर्फ उस साइट पर आपके इंटरैक्शन को ट्रैक करके वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। जब हम थर्ड पार्टी कुकीज कहते हैं तो मतलब वो बाहर से आई है। तो जिस साइट पर हम विजिट कर रहे हैं उसने नहीं बनाया है इसको बाहर से किसी ने बनाया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट है जिसने ये भेजा है और जिसकी वजह से हमारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। ये एक तरीके का एडवेयर के जैसे भी काम करता है। यूजुअली यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, हम बीच में कोई भी साइट खोलकर बैठे हैं और बीच में एक ऐड आ जाती है, तो वो किसी ने भेजी है बनाकर बाहर से, ठीक है। और अगर मैं उसको ओके करके आराम से देख वेख रही हूँ तो मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ वो सब वो रिकॉर्ड करके बैकग्राउंड में किसी को भेज रहा है। नेक्स्ट, अलग अलग वेबसाइट आमतौर पर एडवर्टाइजर सेट करती हैं, ना कि उस साइट द्वारा जिस पर आप अभी हैं। ये आपको टारगेट एड दिखाने के लिए अलग अलग साइटों पर आपकी ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करती है। अब ऐड भी वो ये दिखाएगा जो मेरे को पसंद होगा, और मेरी पसंद उसके पास कैसे जाएगी, क्योंकि हम लोग गूगल पर, फेसबुक पर हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो रिकॉर्ड होती है, और ये सब कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कंपनी को फ्री में दे देती हैं। ये मतलब उनके जरिए उनको पैसे मिलते हैं इसीलिए। हाँ राहुल वर्मा, ये सही है कि ह्यूमन वेरिफिकेशन भी एक तरीके का कुकी ही है। ये एडवर्टाइजर को आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर ऐड दिखाने में मदद करती है, लेकिन इनका इस्तेमाल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया प्लगइन्स के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिक्योर कुकीज। सिक्योर कुकीज कौन है? सिक्योर कुकीज हैं जैसे हम HTTPS में ओपन करते हैं हमारी लॉगिन क्रेडेंशियलिटी, ठीक है। जैसे मैंने नेट बैंकिंग चलाया तो मैं नहीं चाहती कि बीच में कोई और आए और मेरी लॉगिन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करे और पीछे किसी और को भेज दे, क्योंकि नेट बैंकिंग वाली चीज इज इंपॉर्टेंट। तो वो हम किस में खुलने चाहिए? सिक्योर कुकीज में खुलने चाहिए, तो वो बाहर से किसी को नहीं आने देगा। अब HTTPS में खुला है तो मुझे पता चलेगा ना वो सिक्योर कुकीज है, ऐसे पता चलेगा। हमें नहीं पता चलता जी कौन सी कुकीज है, नहीं पता चलता हमको, क्योंकि ये भी एक तरीके के मालवेयर जैसा ही काम कर रहा है। अब बाहर से कुछ आ रहा है, ऐड आ रही है, तो ऐड से मुझे पता चल रहा है कि ये तो थर्ड पार्टी कुकीज है, इस तरीके से।
अगर मैं जैसे मैं ना जावा ट्यूटोरियल ओपन करती हूँ तो जावा ट्यूटोरियल पे हमेशा एक ऐड चल रही होती है, तो जब मैं उस पेज को खोलती हूँ तो वो हमेशा ऐड एक चल रही होती है, तो मतलब क्या है कि वो उसी की बनाई हुई है वेबसाइट की। तो इन तरीकों से जैसे इनका काम है वैसे ही हमें पता चल रहा होता है। कोई ऐसा कुछ ये सामान लेकर नहीं आ रही कि जिसको देखकर हम पहचान लें कि अच्छा ये कौन सी कुकीज़ है। और हमारे फ़ोन में ही सेटिंग्स आती हैं, जब हम ब्लॉक ऑल कुकीज़ कर देते हैं तो ब्लॉक भी हो जाती हैं कुछ हद तक कुकीज़। नेक्स्ट देखिए, कुकीज़ जो सिर्फ एन्क्रिप्टेड कनेक्शन जैसे HTTPS पर ट्रांसमिट होती है, तो HTTPS तो वैसे ही सिक्योर है ना, तो जो सिक्योर कुकीज़ हैं वो HTTPS पर ही ट्रांसमिट होती है। ये पक्का करती है कि ट्रांसफर के दौरान लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी सेंसिटिव जानकारी सुरक्षित रहे, वो जानी नहीं चाहिए किसी के पास, तो ये सुरक्षा हमें प्रोवाइड करती है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान बिना इजाजत पार्टियों द्वारा कुकी डेटा को इंटरसेप्ट होने से बचाकर सिक्योरिटी बढ़ाती है। नेक्स्ट, यहां से भी आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो। एक तो ज़ॉम्बी कुकी भी होती है, ज़ॉम्बी कुकी आई नहीं है यहाँ पे। ये रही ज़ॉम्बी कुकी, एक टाइप ज़ॉम्बी कुकीज भी है। ज़ॉम्बी कुकीज क्या होती हैं? जैसे ज़ॉम्बीज होते हैं ना, मूवी में देखे होंगे, मूवीज में ज़ॉम्बी देखे होंगे, तो ज़ॉम्बी क्या होते हैं? इंसान थे, मर गए और वो ज़ॉम्बी बन गए, तो ज़ॉम्बी बन के वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। तो ये भी ऐसी हैं, अगर तुम इनको ज़ॉम्बी कुकी को तुम डिलीट भी कर देते हो ना, तो भी ये डिलीट नहीं होते, ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको ज़ॉम्बी कुकी कहते हैं। ठीक है, तो अ टाइप, इसको भी परसिस्टेंट कुकीज कहते हैं हम लोग वैसे एक तरीके से, दैट ऑटोमेटिकली रिक्रिएट्स इटसेल्फ, अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट कर देते हैं जब हम इनको डिलीट कर देते हैं उसके बाद भी। तो ये थे आपके टाइप ऑफ कुकीज। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल मैंने आपको अभी अभी बताया डेफिनेशन। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूआरएल। ये यूआरएल है जो हम ऊपर लिखते हैं ना, ये HTTPS, ये चीज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूआरएल। अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है ये हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले HTTPS लिखा होता है, और वो क्या है? वो एक प्रोटोकॉल का नाम है। वो क्या है? प्रोटोकॉल है। उसके बाद क्या लिखा होता है? दिस इज डोमेन नेम। दिस इज डोमेन नेम। इतना पता होना हमें बहुत ज़रूरी है बस। अब ये HTTPS में है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है और ये डोमेन नेम है, बस इतना आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद पॉर्ट है, इसके बाद पाथ टू फाइल है, बस अगर तुम इतना भी जानते हो तो भी काफी है, दिस मच। जैसे क्या क्या चीजें होती हैं यूआरएल के अंदर? द प्रॉपर वे टू राइट द प्राइमरी एड्रेस, पहले आता है प्रोटोकॉल, जो HTTPS था वो प्रोटोकॉल है। फिर WW, ये क्या था? सब डोमेन था। और डोमेन नेम क्या है? दिस इज द डोमेन नेम। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट कौन सा होता है, ये पूछते हैं। दैट इज डोमेन का नाम होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वेब ब्राउजर के नाम और सर्च इंजन के नाम। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर। डोमेन नेम अभी मैं आपको लिखवाऊंगी, मैं लिखवा देती हूँ डोमेन नेम्स, पहले तो डोमेन नेम्स ही लिख लो। डोमेन नेम्स कौन कौन से आते हैं? जैसे हम .com, .in ऐसे लिखते हैं ना, ये सब डोमेन नेम्स हैं। हर कंट्री का अपना डोमेन नेम है, जैसे इंडिया का डोमेन नेम .in है, ऐसे ही .com। .com किस लिए यूज होता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। इनमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम है, ऐसा पूछ लिया गया, तो हमें ये सब पता होना चाहिए था।
चलिए, तो ORG किसके लिए? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब चैरिटी जैसे NGO, उनके लिए यूज होता है .org। लेकिन ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज होता है। नेक्स्ट, पहले क्यों आज भी हाँ पहले भी लिखते थे, आज भी लिख लेते हैं हम www.email.com लिख लेते हैं हम, आगे HTTPS लिखा होता है। किसी यूनिवर्सिटी का साइट खोलना है तो वो एड्रेस बार में हम लिखते हैं ये HTTPS के साथ आगे, आज भी लिखते हैं, पहले क्यों, आज भी लिखते हैं। उसके बाद .co.in, .in इंडिया का है, हर कंट्री का अपना अपना डोमेन नेम होता है, तो ये बनता है कमर्शियल इन इंडिया, कमर्शियल इन इंडिया। नेक्स्ट है .mil, मिलिट्री ग्रुप्स। और उसके बाद .net, नेटवर्क सेंटर्स। इसके बाद .gov, गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट्स। इसके बाद गवर्नमेंट .ac.in, ये होता है एकेडमिक्स, एकेडमिक्स इन इंडिया। इसके बाद .edu, एजुकेशनल वेबसाइट्स, .biz, बिजनेस। .def, डिफेंस साइट्स के लिए। उसके बाद .aero, एयरोनॉटिकल्स या एयरलाइंस के लिए हम यूज करते हैं, तो ये डोमेन नेम्स है। ओके, इसके बाद www तो हमने पढ़ लिया, एक www है, 4 बार W, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा फुल फॉर्म आता है W3C में, C स्टैंड्स फॉर, ऐसे आता है। अरे लिख लोगे ना तुम लोग, ये मिल जाएगा तुम लोगों को, लिखते रहना, पढ़ लो, सिलेबस खत्म कर लो, बिल्कुल आती है एग्जाम। मैं ऐसे एक चीज नहीं लिखवाती हूँ जो एग्जाम में नहीं आता, मेरा कंटेंट ही ऐसा है, शुरू से जब से मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मैं हमेशा से वो चीज लिखवाती हूँ जो क्वेश्चंस हैं, कभी नहीं लिखवाती ऐसे। राहुल, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक करके बताऊंगी। चलिए, W3C में C स्टैंड्स फॉर, ऐसा आता है। सी का फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम। W3 मतलब 3 बार W है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और कंसोर्टियम का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं क्वेश्चन दूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों ये सब लिखवा रही हूं। ओके, नेक्स्ट, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन का नाम पता होना चाहिए, लेकिन है क्या वो देखो। ये मेरा पीसी खुला है, यहां मुझे कहीं गूगल नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं गूगल नहीं दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? गूगल क्रोम। या मुझे क्या दिख रहा है? इसका साइन ये है क्या? कोपायलट। चलिए सुनिए, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, नॉट सर्च इंजन। तो जब मैं गूगल क्रोम को क्लिक करती हूँ तब मुझे क्या दिखता है? गूगल।
और गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। तो यानी सर्च इंजन को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो वेब ब्राउजर प्रोवाइड करेगा। बिना वेब ब्राउजर के सर्च इंजन चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग नाम पता होने चाहिए, कौन वेब ब्राउजर और कौन सर्च इंजन। ओके, चलिए, तो नाम क्या क्या है? वेब ब्राउजर हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब कब आया? 1919। किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। उसके बाद मोज़ैक 1993 में। इनके फाउंडर्स के नाम गिवन है। ये आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी था, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी था ये। इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव, विवाल्डी, ये सब आपके नाम है वेब ब्राउजर्स के। इसके बाद आते हैं अब अगर तुम ऐसा देखो कि कब कौन आया, तो टॉर 2002 में आया, सफारी 2003 में आया, फायरफॉक्स 2004 में आया। उसके बाद क्रोम 2008 में आया, और 2015 में क्या आया? एज आया। ये इस तरीके से आया, इनका टाइमलाइन ब्राउजर्स का कुछ इस तरीके से था। इसके बाद ईमेल के बारे में तो हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको नाम दे देती हूँ। ये आपके सर्च इंजन के नाम है, सर्च इंजन्स। पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची, 1990 में आया। फिर गूगल, फिर याहू, फिर बिंग, डक डक गो, बाइडू। येंडेक्स, ये रशिया का है येंडेक्स। इकोसीजा, वेब क्रॉलर, ऑल्टा विस्टा, लाइकोस, नेवर, आस्क डॉट कॉम, ये सब आपके सर्च इंजन के नाम है। ये विद ईयर है। फोन में तो चल जाता है, पीसी में नहीं चलता है। ठीक है, फोन की कहानी अलग है। इसके बाद चैट जीपीटी, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं हम लोग, भर भर के यूज कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी क्या है? ये ओपन एआई है, ओपन एआई है। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? चैट जेनरेटिव प्री। सुन लो, चैट जीपीटी खत्म हो गया इसका चार्जिंग। वॉइस अब आ रही है ना? चार्जिंग खत्म हो गया था माइक। चलो बस आपकी क्लास ऑफ करना है, अभी एलटी की भी क्लास है मेरी, इसलिए सुन लो अब। चैट जीपीटी क्या है? ओपन एआई है, चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर उसका फुल फॉर्म है। ओपन एआई है, नवंबर 30 2022 में ये आया था। ठीक है जी, अब तो आ गई आवाज। मैं एक ही दिन कराती हूँ, वीकली करवाती हूँ। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है इसीलिए। ओके जी, चलिए फिर अब टाटा बाय बाय कर लेते हैं, तो कल मिलते हैं। इंटरनेट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फिनिश नहीं हुआ है। जो किया है उसको याद कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो फिर थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी काफ़ी कुछ है जो हमें भी पढ़ना है। ईमेल, ईमेल अभी कवर नहीं हुआ है, ईमेल भी हमको पढ़ना है। ठीक है जी, थैंक यू।
कौन सा डाउट है आपको आलोक बताओ।